हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नीट सैम्पल पेपर 5 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक नज़र क्वेश्चन पेपर्स पर। ये है क्वेश्चंस। अब वापस आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के सॉल्यूशन पे। फर्स्ट क्वेश्चन मेजरमेंट से है, एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर से। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099। ये सब्ट्रैक्ट करना है और सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उसको अकाउंट में लेना है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सेम रूल चलता है। रूल ये है कि सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं इस तरह से कि डेसिमल पॉइंट एक जगह पर आ जाए, 0099। उसके बाद में डेसिमल के बाद में हम देखते हैं कि मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर कितना है सारे नंबर्स का। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो है 2, यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो भी हैं 2। तो मिनिमम लेना है। ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल वो कितना होगा, वो मिनिमम होगा जितने भी मिल रहे हैं, ए बी सी डी। यहाँ पर 2 ही नंबर हैं, 2 से ज़्यादा होते तो सबों का जो मिनिमम आता सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो हम लेते। इस केस में 2 है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं और इस बार क्या करते हैं, इसे 9.99 लिखे, 2 तक ही लिखेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद में जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 2 तक लिखा जाएगा आंसर में। तो यहाँ पर भी हमें 2 ही तक लिखना है। तो ये तो ऑलरेडी 2 है, फाइन। इसमें इसको राउंड अप करके हम 2 तक ही लिखेंगे। इसको राउंड अप कर दिए और राउंड करने के बाद में ये आ गया 0.01। और अब जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना था, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 में से 918 9 9.98, बस 2 ही तक लिखना है, 2 से ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि जो सिग्निफिकेंट डिजिट है, मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल इन सारे नंबर्स का 2 है, तो 2 ही तक लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 9.98। और यहाँ पर आपको राउंड अप भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 मुझे लिखना है, तो राउंड अप करके लिखेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। एडिशन में भी बिल्कुल सेम रूल चलता है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता तो उसके लिए अलग रूल है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अलग रूल है। उसका रूल ये है कि जो भी नंबर है ए और बी उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद में हम इसका जो लिखते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट सी का, वो होता है मिनिमम ऑफ ए या बी। ये 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो ए का जो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट जो है टोटल, इसमें डेसिमल के बाद नहीं देखते, टोटल नंबर में जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो देखते हैं, इसमें भी देखते हैं। और जिसका कम होता है, जो सबसे कम है, उसको हम कंसीडर करते हैं आंसर के लिए। तो जो रिजल्ट है यहाँ पर प्रोडक्ट है उसका सिग्निफिकेंट डिजिट भी मिनिमम ए या बी का होगा, वही लिखें। सिग्निफिकेंट डिजिट जो सी का है वो ए बी का मिनिमम जो भी है सिग्निफिकेंट डिजिट वो होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा है तो डायरेक्शन का चिंता नहीं करना है क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है। हैज एक्सेलरेशन एफ such that at a given time f is equal to ये दिया हुआ है, f एक्सेलरेशन है, वो टाइम का फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है।
where f0 and capital T are constants. The particle at t is equal to 0 है जीरो वेलोसिटी. ओके, इन द बिगिनिंग पार्टिकल जो है सो स्टार्ट कर रहा है, वो जीरो वेलोसिटी है. In the time interval between t is equal to 0 and the instant when f is equal to 0, the particle velocity vx is. ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ सा लग रहा है. ये एक्चुअली पूछ रहा है कि जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 होगा तब पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा. उसका पूछने का ही मतलब है कि जब एक्सेलरेशन 0 है तब वेलोसिटी vx क्या होगा. यहाँ वेलोसिटी तो vx ही होगा क्योंकि वो हमेशा x डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है. तो इसको कैसे निकालें? इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले प्लॉट देख लेते हैं कैसा है. ये एक्स एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है टाइम का फंक्शन है और ये एक्सेलरेशन है. और ये जो इक्वेशन दिया है एक्सेलरेशन का वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. ये है कांस्टेंट f0 और f0 बाय t ये जो है इसका स्लोप है विथ माइनस, ये स्लोप है तो नेगेटिव स्लोप है. ये कुछ इस तरह से आएगा. ये है वैल्यू f0 और ये वैल्यू है t, क्योंकि t इक्वल टू कैपिटल T पर ये एक्सेलरेशन 0 है. ये हो गया, ये स्ट्रेट लाइन. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें वेलोसिटी बताना है. कहाँ वेलोसिटी बताना है? जहां पर एक्सेलरेशन 0 है. एक्सेलरेशन 0 यहां पर है, देख के बता सकते हैं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल T. यहां से देख के बता सकते हैं. और वहां पर हमें इसे इसका वेलोसिटी बताना है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताना है. देखिए ये जो है सो एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन एक्सेलरेशन जो है सो घट रहा है, तो वेलोसिटी के बढ़ने का रेट घट रहा है. वेलोसिटी हमेशा बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था, यहाँ कम तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ एकदम और भी कम तेज़ी से बढ़ रहा है. अब यहाँ बढ़ना बंद कर दिया. वेलोसिटी यहाँ नहीं बढ़ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है. तो वेलोसिटी जो है यहाँ पर कितना हो वो मुझे पूछा है. तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? ये f को t से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देता है? f टाइम t, ये देता है वेलोसिटी. तो ft प्लॉट में हम उसका एरिया यदि निकालें तो वो हमें देगा वेलोसिटी, एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी जो है डेल्टा v, ये होगा एरिया ऑफ ft कर्व. ये जो ft कर्व है इसका एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी. यहां पर जो वेलोसिटी है माइनस जो यहां पर वेलोसिटी है. और एरिया कितना है? एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ टाइम्स ये बेस और टाइम्स ये ft, f0, ये f0 है. तो ये हो गया चेंज. चेंज का मतलब है v यहाँ पर फाइनल टाइम में माइनस v इनिशियल टाइम में. और क्वेश्चन में कह दिया है कि इनिशियल टाइम में इसका वेलोसिटी 0 है. तो ये हो गया 0 f0t/2 और यहाँ से हमें v पता चल गया f0t/2. f0t/2 ऑप्शन नंबर 4. इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं. यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो लीनियर है, ग्राफ में भी देख रहे हैं. तो हम यहाँ पर लीनियर है तो ये फार्मूला जो है v इक्वल टू u प्लस at लगा सकते हैं, लेकिन ये की जगह पर हम एवरेज लेंगे. यहाँ पर a नहीं लिखना चाहिए, मैं x लिखना चाहिए f, क्योंकि एक्सेलरेशन को यहाँ f से इंडिकेट किया है. ft ये फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यदि हम एवरेज लें तो ऐसे इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये लीनियर है. यदि ये लीनियर नहीं रहेगा तो हम नहीं कर सकते. तो स्टार्टिंग में क्या है? वेलोसिटी 0. एवरेज कितना है? एवरेज कैसे निकालेंगे? t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू t पर, जहां पर एक्सेलरेशन 0 हो रहा है. वही पूछ रहा है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा है तो कितना वेलोसिटी. तो इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम. फाइनल टाइम मतलब जहां एक्सेलरेशन 0 है और एक्सेलरेशन 0 है t इक्वल टू कैपिटल T पर.
ये दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकल गया। और टाइम जो है सो कैपिटल टी तक निकालना है, क्योंकि यही टाइम में जो है एक्सलेशन जो है सो 0 है। तो यहां से हमें मिल गया एफ टी इक्वल टू 0, इसमें टी इक्वल टू 0 रखिए, ये एफ नॉट आया। टी इक्वल टू कैपिटल टी रखिए, ये 0 आया। f0 t/2 एग्जैक्टली सेम। आप चाहो तो इसे एक और तरीके से बना सकते हो, कैलकुलस यूज करके, जो कि जनरल मेथड है कैलकुलस में। विथ कैलकुलस ये जनरल मेथड हर जगह काम करता है। ये मेथड जो मैंने अभी सेकंड मेथड बताया वो तभी काम करेगा जब लीनियर है। एरिया भी हर जगह काम करता है, एरिया भी हर जगह काम करता है। तो कैलकुलस में कैसे करेंगे, एफ दिया हुआ है, f0 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी, ये एक्सलेशन है, dv बाई dt होता है। इसको हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों तरफ से, टी से इंटीग्रेट कर रहे हैं। टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना है, बोल दिया 0 है शुरू में। टी इक्वल टू कैपिटल टी पर वेलोसिटी कितना है, हमसे पूछा गया है, बताना है। हम टी इक्वल टू कैपिटल टी लिखेंगे क्योंकि उसी वक्त एक्सेलरेशन 0 है। तो ये हो गया Vx माइनस 0 इक्वल टू f0। ये इसको बाहर किए, इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन आता है t और t का इंटीग्रेशन आता है t स्क्वायर, और ये नीचे में जो t स्क्वायर बाई 2 और ये कैपिटल टी यहाँ है, सो है वैल्यू रखेंगे। Vx इक्वल टू f0, एक बार t रखे माइनस टी स्क्वायर बाई 2t, 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0, एक टी बाहर कर लिया, ये 1 माइनस हाफ, एक टी तो वहां से कट गया और ये कुछ बचा ही नहीं, उसे भूल जाइए। f0 t 1 माइनस हाफ, ये आ गया Vx, सेम चीज आ गई। तो जैसे भी आपकी मर्जी हो आप से बना सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A block of mass m, ये ब्लॉक है, इसका मास m है, इज इन कॉन्टैक्ट विद द कार्ट C, ये कार्ट है, इसको C बोल रहा है, एज शोन इन द फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू। ये दोनों जो ब्लॉक है और ये कार्ट है, इसके बीच में जो कोफिशिएंट्स है वो म्यू है, स्टैटिक कोफिशिएंट। मतलब कि जब वो गिर नहीं रहा है, जब वो स्लाइड नहीं कर रहा है, तब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसके लिए जो कोफिशिएंट है वो म्यू है। आपको बता दें कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ये वेरिएबल है, जब मूव करता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है और वो कांस्टेंट होता है, वो होता है कांस्टेंट वैल्यू म्यू के एन, और ये वेरिएबल है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन होता है। जब जितना जरूरत हुआ उतना यूज करेगा, लेकिन मैक्सिमम म्यू एस एन है। द एक्सलेशन अल्फा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग सेटिस्फाइज व्हिच कंडीशन। ये अल्फा से जो है सो मूव कर रहा है, एक्सलेशन से आगे चल रहा है, तो जब न गिरे अल्फा को कितना होना चाहिए। देखिए गिरना चाहता है, इसको पुश कर रहा है, ये नीचे गिरना चाह रहा है लेकिन गिरने से पहले इसको पुश कर दे रहा है, तो गिरने से इसे रोक रहा है। अब यहाँ पर हम जो है सो इसी पर आकर बैठ जाए, सूक्ष्म रूप लेकर इसी पर बैठ जाए यहाँ पर, या फिर यहाँ पर बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, और इसको देखें। क्या देखेंगे कि ये गिर नहीं रहा है, इस पर हम देख रहे हैं कि एक फोर्स लग रहा है mg नीचे, हम ये भी जान रहे हैं कि एक फोर्स ऊपर में लग रहा है म्यू एन, और ये गिर नहीं रहा है। तो ये म्यू एन इक्वल टू हमें mg करना पड़ेगा, लेकिन ये न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं यहाँ पर, हम न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्योंकि ये एक्सलेटेड मोशन है जिस पर हम बैठे हुए हैं और बैठ के न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, वो एक्सलरेटेड फ्रेम है, और एक्सलरेटेड फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम।
नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगता है। यदि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वहां पर लगाना हो तो सबसे पहले नॉन इनर्शियल जो फ्रेम है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनर्शियल फ्रेम में। और कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम लिख रहे हैं, जिस पर न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, जैसे कि इस ब्लॉक पर, उस पर हम एक फोर्स लगाएंगे, मास टाइम जो फ्रेम है उसका एक्सलेशन, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। फ्रेम राइट चल रहा है, राइट, फ्रेम जो है सो राइट साइड में चल रहा है एम अल्फा, तो इस पर जो है एक्सलेशन हम लेफ्ट में लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे मास से, इस स्यूडो फोर्स से। ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि इसको लगाने के बाद में अब फ्रेम जो है सो इनर्शियल बन गया। अब इस पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं, सारे फोर्सेस देख सकते हैं, इधर म्यू, इधर क्या है म्यू एन, ये दोनों कांटेक्ट में है। ये कार्ड का यदि कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल रिएक्शन देगा ही म्यू एन। अब यहाँ पर जो है न्यूटन्स लॉ सब आराम से लगा सकते हैं। ये एक्स और वाई डायरेक्शन कहते हैं या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। ये एक्स डायरेक्शन में देखते हैं क्या हो रहा है। अभी मेरे एक्स में जा रहा है, नहीं आगे पीछे जा रहा है, नहीं ऊपर नीचे जा रहा है। आगे पीछे नहीं जा रहा मतलब कि जब इसे मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बना दिया तो हम इस पर आके बैठ गए, इसी फ्रेम पर यहीं पर आके बैठ गए, और हम चाहे यहाँ पर आके बैठ गए, कहीं भी बैठ गए, और इसको देख रहे को नहीं गिर रहा है। तो ये नीचे भी नहीं गिर रहा और आगे पीछे भी नहीं जा रहा है। जब हम इस फ्रेम में बैठे हुए तो हमें नहीं पता है कि हम आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि पानी के बड़े जहाज में आप बीच समुद्र में सफर कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा आप चल रहे हो या नहीं चल रहे। तो वही हाल यहाँ पे है। यहाँ पर हम बैठे हैं तो मुझे नहीं पता कि हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये फोर्सेस हमें लगाने के बाद ही हम इसको इस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं, स्यूडो फोर्स लगाने के बाद ही। तो एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो एम कितना हो गया, एम अल्फा। वाई डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्टैटिक है। तो यदि वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये म्यू एन जो है, ये जैसे कि म्यू एन है तो स्टैटिक है ना, तो ये स्टैटिक है तो ये इसका एक लिमिटिंग वैल्यू है, मीन्स ये वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ये 0 हो सकता है या म्यू एस एन हो सकता है। म्यू एस यहाँ पर जस्ट म्यू है, म्यू एन मैक्सिमम हो सकता है। तो ये नहीं गिरे, तो नहीं गिरने के लिए चाहिए कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा हो mg से, या एटलीस्ट इक्वल। ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स इससे हमेशा कम रहेगा, लेकिन जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वो mg से ज़्यादा हो, उस केस में ये नहीं गिरेगा। इसका मतलब है म्यू जो है सो mg बाई एन हो गया, और म्यू जो है सो mg एन कितना हुआ, m अल्फा। यहां से ये म्यू है, अल्फा को उधर ले जाए, आंसर जो है अल्फा के टर्म में पूछा है, अल्फा उधर ले जाए, अल्फा एम तो चला गया जी बाय म्यू। ये अल्फा जो एक्सलेशन है कार्ड का वो जब जी बाय म्यू से ज्यादा होगा या एटलीस्ट इक्वल होगा तब ये नीचे नहीं गिरेगा। तो आंसर हो गया अल्फा जी बाय म्यू, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये इस मेथड में हमने क्या किया, हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम में सारा काम काज किया। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगता नहीं है, तो उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाने के लिए पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनर्शियल फ्रेम में, और इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हम एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं। स्यूडो फोर्स उन सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगाते हैं जिस पर हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना है। तो फिलहाल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें लगाना है इस मास पे, तो उस पर हमने स्यूडो फोर्स लगाया ml। और एक्स और वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, वाई डायरेक्शन वर्टिकल है, दोनों में देखा कि एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो n इक्वल टू m अल्फा है। वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो वाई डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं, mg डाउनवर्ड और फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड। लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका ये वेरिएबल है, ये 0 से लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होता है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो mg से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसी केस में ये नहीं गिरेगा। और वैल्यू सबका सब्स्टिट्यूट किए तो अल्फा आया कि जी बाई म्यू से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको ऐसे बना लिया।
यदि आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में पसंद नहीं होता है तो आप इनर्शियल फ्रेम से भी बना सकते हैं। हम इनर्शियल फ्रेम में अब हैं जहाँ पर हम हमेशा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो ये हमारा कार्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इधर चल रहा है अल्फा एक्सेलरेशन से, और ऑब्जर्वर अब यहाँ इस पर नहीं है, ऑब्जर्वर जो है जमीन पे है। एक ऑब्जर्वर जो है, आप मान लीजिए ऑब्जर्वर हो तो आप जो है सो यहाँ बैठे हो, ये देखिए, या खड़े हो, जो भी हो, ये आप हो और आप इस पर देख रहे हो। क्या देख रहे हो? अच्छा, इस साइड में आप रहो ताकि देख सको। इस साइड में ही ठीक है, उधर चोट लग जाएगा। एनीवे, तो फोर्सेस इस पर कौन कौन से लग रहे हैं? एक mg, एक इसके कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन, और एक इधर है म्यू एन फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। म्यू एन जो फ्रिक्शनल फोर्स है अपवर्ड लग रहा है, mg डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन राइट साइड में। हॉरिजॉन्टल मोशन को देखें, ये ब्लॉक जो है उस पर हम देख रहे हैं मास m का जो ब्लॉक है उस पर हम कंसीडर कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका मोशन है, कितना मोशन है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n फोर्स है और इधर उसके साथ ही चल रहा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन अल्फा है। तो n इज इक्वल टू m अल्फा, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, ये हो गया। और वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहा है वो, ये आप देख रहे हो, ऑब्जर्वर हो आप कि ये नीचे गिर नहीं रहा है। इसका मतलब ये म्यू एन जो है वो या तो ज़्यादा है या कम है। म्यू एन जो है वो mg से ज़्यादा ही है, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, इसलिए नहीं गिर रहा है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स एग्जैक्टली सेम है इसके, इसलिए वो गिर नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता है मुझे पता ही नहीं है, हमें केवल ये पता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो वही मैक्सिमम मैंने लिखा वो जरूर इस mg से ज़्यादा है, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो 0 और इसके बीच में ही कहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हमने म्यू एन के जगह पर m अल्फा लिखा, mg, और m हटा के अल्फा जो है सो g बाय म्यू, एग्जैक्टली सेम आंसर जो पहले था आगे। तो आप इनर्शियल फ्रेम में भी बना सकते हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी बना सकते हो। जब इनर्शियल फ्रेम में बनाएंगे तो आप इजीली जो है सो इसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में बनाएंगे तो सब कुछ रुक गया है, इसमें कोई एक्सेलरेशन अब नहीं है, भूल गए एक्सेलरेशन। लेकिन तब जो है जिस भी ऑब्जेक्ट पर हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना है उस पर एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से इसको बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A stone is attached to one end of the string and rotated in a vertical circle. स्ट्रिंग है और वर्टिकल सर्किल में जो है सो ये रोटेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल। इफ स्ट्रिंग ब्रेक्स एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टेंशन, ऑफ कोर्स स्ट्रिंग कहाँ टूटेगा? जहां पर उसको टेंशन सबसे ज्यादा लगेगा वहीं टूटेगा। तो इट विल ब्रेक एट विच पॉइंट? ए बी सी डी में से ए बी सी डी कहाँ पर ब्रेक करेगा, किस जगह पर इसका टूटने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है? इसको हम बिना कैलकुलेशन का भी बना सकते हैं, सो विदाउट कैलकुलेशन। ये सर्कुलर मोशन में है, वर्टिकल ही है लेकिन सर्कुलर मोशन में है, तो इसे सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसे कौन प्रोवाइड करता है? यहाँ 2 ही तरह के फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स तो ये टेंशन है जो हर जगह अलग अलग डायरेक्शन में है, और mg है दूसरा फोर्स जो हमेशा नीचे लगता है। तो mg और ये टेंशन, ये दोनों मिलकर या अपोज करके जो भी है, ये दोनों ही प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये टेंशन और mg दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। मतलब टेंशन को हैंडल करना पड़ेगा, इसको भी, वेट को भी, और उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स भी। डबल काम हो गया टेंशन का। तो यहाँ टेंशन सबसे ज्यादा होना ही है। तो आप कह सकते हो नहीं, हो सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सो सबसे ज्यादा कहीं यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं और हो इसके अलावा, और इसका इफेक्ट जो इसको हैंडल करने में mg को लग रहा है वो कम है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करने में लग रहा है वो ज़्यादा है। हाँ, हो सकता है। मान लीजिए वेलोसिटी बहुत बहुत ज़्यादा है, कि ये जो वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा, मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो गया mg से, ये m तो चला गया, ये g एक वैल्यू है 10 है,
वी स्क्वायर बाई आर बहुत ज़्यादा हो गया, वो हो सकता है। तो देखिए कि क्या यहाँ से भी ज़्यादा वेलोसिटी कहीं है। तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए यहाँ पर जो वेलोसिटी का जरूरत होता है मिनिमम, जस्ट इसको कंप्लीट करने के लिए, वो होता है स्क्वायर रूट ओवर 5 आर को ऐसे लिखते रेडियस। और वही मिनिमम यहाँ पर कितना होता है, डी ये होता है 2gr। और मिनिमम यहाँ क्या होता है, मिनिमम का बात कर रहे हैं, वी ए पर स्क्वायर रूट ओवर gr, ये मिनिमम वेलोसिटी। यहाँ पर यदि 5gr होगा तो यहाँ होगा 2gr और यहाँ होगा 1gr स्क्वायर रूट में सब। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ है, यहाँ है। तो टेंशन को देखिए, यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, एक तो वेट जो है उसको हैंडल करना पड़ रहा है क्योंकि वेट अपोज कर रहा है, और दूसरा इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है वो भी सबसे ज़्यादा यही करना पड़ रहा है। इसका मतलब है टेंशन यही सबसे ज़्यादा है। तो आंसर हो गया बी। तो हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, बस लॉजिकली इसको सोचा तो ये आ गया। अब जो है सेकंड मेथड इसमें बताते हैं कि पूरा कैलकुलेशन करके बताते हैं। तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये फिगर हो गया और कोई एक जनरल पोजीशन पर एक पॉइंट को हम पी कहते हैं। ये हमारा पॉइंट था ए, नहीं था, ये बी था, ए और ये सी और इधर डी है। ये एंगल थीटा है, यहां पर हम कंसीडर करते हैं इसको। एक है ये पोजीशन लिया जब यहां पर है तो वेट जस्ट नीचे हो गया, और इसका एक इधर यदि हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल भी थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका जो इधर कंपोनेंट होगा वो होगा mg cos थीटा। कोई भी वेक्टर इधर है, यहाँ एंगल थीटा है, तो इसका जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो होता है f cos थीटा, यदि ये f है तो यहाँ पर लिखा है mg इधर है, एंगल इधर है, तो mg cos थीटा इधर कंपोनेंट हुआ। और इसमें टेंशन है, यही टेंशन माइनस mg cos थीटा जो है ये प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है mv स्क्वायर बाय r। यहां पर जो वेलोसिटी है उसको हम vp कहते हैं, ये p पॉइंट है मान लेते हैं, और ये पॉइंट b है। तो टेंशन कितना आया, टेंशन यहां से आ गया mg cos थीटा प्लस mvp स्क्वायर बाय r। अब वेलोसिटी जो है अलग जगह अलग अलग होता है, तो इसके टर्म में लिख लेते हैं जो कि यहाँ पर फिक्स्ड वेलोसिटी है। क्योंकि आप यदि हमें टेंशन मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ पर एक ये बात होता है कि cos थीटा जहाँ मैक्सिमम होगा टेंशन वहीं ज़्यादा होगा। लेकिन आप बोल सकते हो कि vp ये तो वेरी कर रहा है, तो vp को इसके टर्म में लिख लेते हैं, vb के टर्म में। तो जो हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर एनर्जी कितना, यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे वेलोसिटी। तो और यहाँ का वेलोसिटी फिक्स तो है, कम से कम हम जानते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी फिक्स है। ये थीटा जैसे जैसे वेरी करेगा vp वेरी करेगा, वेलोसिटी वेरी करेगा, लेकिन यहाँ के टर्म में वो तो फिक्स रहेगा। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाते हैं, इधर लगाते हैं। यहाँ पर कितना एनर्जी है, केवल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हमारा यही रेफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो वहाँ जीरो हो गए, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m vp स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ये हाइट लेना पड़ेगा, mg ये हाइट, m चला गया हर जगह से, और vb यहाँ से vp कितना आ गया, स्क्वायर रूट vb स्क्वायर माइनस 2gh, और 2gh कितना है, यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, और a है ये भी रेडियस है, तो ये हो गया r cos थीटा। तो ये h जो यहाँ से यहाँ तक है वो टोटल r माइनस ये वाला जो कि r cos थीटा है, r माइनस cos थीटा।
2g, h हो गया r माइनस r cos थीटा, ये हो गया vp स्क्वायर माइनस 2g r 1 माइनस cos थीटा, ये हो गया vp। तो इस vp को यहां पर लिखते हैं mg cos थीटा प्लस m बाय आर, vp स्क्वायर यहां से vp स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा, कितना हो गया mg cos थीटा प्लस m vp स्क्वायर बाय r माइनस 2mg 1 माइनस cos थीटा। तो टोटल हो गया, सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस 2mg प्लस 2mg cos थीटा और 1mg cos थीटा, 3mg cos थीटा। ये टेंशन है, टेंशन का फाइनल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एट बी, mg और थीटा का टर्म। तो सारी चीजें कांस्टेंट है एक्सेप्ट थीटा। तो थीटा जो है सो फंक्शन है, टेंशन जो है सो एक फंक्शन है थीटा का। और टेंशन मैक्सिमम कहाँ है, जहां ए मैक्सिमम है। टेंशन जो है मैक्सिमम है व्हेन cos थीटा मैक्सिमम है, और cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 0 होता है। और थीटा 0 कहाँ है, बी पर। तो हमारा आंसर यहां से भी बी आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ा, और यहाँ पर ज़्यादा से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये इंफॉर्मेशन रहना चाहिए कि ये t जो है सो t माइनस mg cos थीटा ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, ये वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, तो ये भी सबसे ज़्यादा है और इसको भी बैलेंस कर रहा है। थीटा तो 0 हो गया इस जगह पर, तो ये भी सबसे ज्यादा है, तो इसलिए टेंशन सबसे ज्यादा है यहाँ पर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A wheel of bicycle is rolling without slipping on a level road. The velocity of the center of mass is vcm. ये दिखा देता है। Then true statement, velocity of point A और velocity of point B के बारे में पूछ रहा है। A पर कितना वेलोसिटी होगा, B पर कितना वेलोसिटी होगा। ये रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग है मतलब कि ये रोटेशन में भी है और ट्रांसलेशन भी कर रहा है, रोटेशन करते हुए ट्रांसलेशन कर रहा है। जैसे कोई व्हील चलता है रोड पे, गाड़ी का चक्का चलता है, वो रोटेट करता है और आगे भी मूव करता है। तो ये जो प्योर रोलिंग है उसमें जिसका जो व्हील का जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो वेलोसिटी होता है वो होता है ओमेगा आर। ओमेगा इसका रोटेशन का स्पीड है, एंगुलर स्पीड है, आर इसका रेडियस है। ओके, तो अब जो है सो कोई यहाँ इसका क्या स्पीड होगा, इसका क्या स्पीड होगा, बी का स्पीड कितना होगा। देखिए सर्कुलर मोशन में है, आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में है, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर क्या है, इसका स्पीड भी ओमेगा आर, यहाँ पर भी इक्वल टू ओमेगा आर। तो वही यहाँ पर भी इधर से घूम के जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए इधर से घूमना पड़ेगा, ऐसे नहीं घूम सकता, ऐसे घूमेगा तो इधर जाएगा। सो ये नहीं है, ये इधर चल रहा है तो इधर से घूमेगा। ओके, तो यहां पर इसका स्पीड कितना है, ओमेगा आर। और ये पूरे इस सेंटर ऑफ मास इधर मूव कर रहा है, तो हर कुछ राइट मूव कर रहा है। सेंटर ऑफ मास जो कि इस व्हील का राइट में मूव कर रहा है, तो सब कुछ ए पॉइंट हर पॉइंट इस जो व्हील का है वो राइट में उसी स्पीड से मूव कर रहा है जिस स्पीड से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। तो इसके पास दो वेलोसिटी है, एक तो रोटेशन की वजह से ओमेगा आर हमेशा लेफ्ट साइड में, और ये सेंटर ऑफ मास के मूवमेंट की वजह से एक वेलोसिटी इधर है vcm। यहाँ पर रोटेशन इधर से हो रहा है ना, तो एक रोटेशन की वजह से जो है ओमेगा आ रही है, और दूसरा ये सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड है उसके साथ साथ वो भी चल रहा है vcm। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी v पर क्या हुआ, vcm माइनस ओमेगा आर।
और VCM कितना है, प्योर रोलिंग है, तो ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर मतलब 0। यदि टॉप पॉइंट को देखें ए को, वेलोसिटी ए, ये तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है। सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी राइट में है, जिसकी वजह से ये भी राइट में चल रहा है, और एक रोटेशन जो है उसके वजह से भी राइट में चल रहा है। तो ओमेगा आर प्लस VCM, ओमेगा आर प्लस VCM है ओमेगा आर, तो 2 ओमेगा आर। ये ओमेगा आर प्लस ओमेगा आर 2 ओमेगा आर हुआ, लेकिन आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर ओमेगा आर के टर्म में नहीं है, ये VCM के टर्म में है, तो ओमेगा आर ही VCM है। तो ये हो गया ए का वेलोसिटी। तो ए का वेलोसिटी हुआ 2 टाइम्स ऑफ VCM और बी का जो बॉटम है उसका हुआ 0। तो ए का 2 VCM और बॉटम का 0, पहला वाला ऑप्शन सही है। ये तो क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, लेकिन इसमें हम एक्स्ट्रा थोड़ा ये बता देते हैं कि यदि इस सी पॉइंट मान लेते हैं ये, तो इसका वेलोसिटी कितना होता है। यहाँ पर जो है इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होता है, इसका दो होता है, एक VCM इधर होता है और एक ओमेगा आर इधर होता है, और दोनों सेम है। तो इसका वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट का, इसका होता ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस VCM का स्क्वायर। ओमेगा आर VCM है, दोनों सेम है, प्योर रोलिंग है, स्क्वायर रूट ओवर 2 VCM, ये होता है आंसर। और डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन इधर, ये 45 डिग्री, दोनों सेम है, तो ये 45 डिग्री पर होता है, 45 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सैटेलाइट ऑफ मास m is orbiting around the earth in a circular orbit with a velocity v. What will be its total energy? Total energy पूछ रहा है कितना होगा। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये पूछ रहा है। और उसने बोल दिया कि इसका वेलोसिटी v है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, मान लीजिए कि ये r डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा -Gmm/r। दूसरा, यहां से भी स्पीड से घूम रहा है, तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा होगा, और यहाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। रेडियस कुछ भी हो सकता है, कैपिटल R से ज़्यादा ही होगा, कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये है Gmm/r², ग्रेविटेशनल फोर्स। साइन का जरूरत नहीं क्योंकि हम जानते हो अट्रैक्शन है, इसलिए फोर्स इधर लग रहा है। एक R चला गया और यहाँ से आ गया mv² इक्वल टू Gmm/r, हाफ mv², इतना। यही तो काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां पर इसका वैल्यू रख देते हैं 1 में, -Gmm/r टोटल एनर्जी, v के टर्म में बताना है, तो ये सारी चीजों को मुझे हटा देना होगा, mv² माइनस Gmm/r, Gmm/r कितना हो गया, वो 2 को मुझे हटा देते हैं, 2 यहां से निकाल में रखें, mv² कितना आ गया, mv²/2, ये हो गया टोटल एनर्जी। आप देख लीजिए -हाफ mv², ऑप्शन नंबर 4। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ये नेगेटिव है और ये ज़्यादा है, इसलिए टोटल एनर्जी नेगेटिव हो गई। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, कोई भी सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स किसको कहते हैं, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, जहां पर फोर्स जो है सो प्रोपोर्शनल होता है r⁻n−1 इस फॉर्म का में। इनफैक्ट n जो है सो नेगेटिव होता है, ऐसे फोर्स होता है r⁻n−1। तो इस केस में जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होता है, फोर्स
1/r², मतलब r⁻², इसको कह सकते हैं r⁻⁻1। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो इस तरह के जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो होता है, एवरेज एक्चुअली देखा जाता है, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी n बाय -n/2। और तो इस हिसाब से यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो गया, -n की जगह पर 1 है, 1/2 पोटेंशियल एनर्जी है u। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता चल गया 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है 12mv²। तो 2 चला गया, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी अब आप निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, mv²/2 काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया -mv², सब मिलाकर -12mv²। सेम आंसर। तो यहाँ पर हमने ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि ये जनरल मेथड है, ये ग्रेविटेशन के बारे में नहीं होता, ये किसी भी सेंट्रल फोर्स के लिए काम करता है, और ग्रेविटेशन भी एक सेंट्रल फोर्स है, तो इसलिए काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काम करेगा, जैसे हाइड्रोजन एटम में, वहाँ पर भी ये काम करेगा। वहाँ पर भी आपको पता होगा कि हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी होता है -13.6 टोटल एनर्जी बाय n² z², इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ पर यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करना है, कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है देख सकते हो, टोटल एनर्जी जो है सो माइनस काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी है -2 काइनेटिक एनर्जी, यदि इस -2 काइनेटिक एनर्जी को यहाँ लिखें तो माइनस काइनेटिक एनर्जी होगा ओवरऑल, तो माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया माइनस एनर्जी, ये जस्ट साइन को चेंज कर देना है, प्लस 13.6 बाय n² z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से देख लीजिए कितना है पोटेंशियल एनर्जी, -2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी, तो 2 से -2 टाइम्स 13.6 z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको केवल ये याद रखना होगा हाइड्रोजन एटम में कि क्या एनर्जी है, टोटल एनर्जी है सिस्टम का, और सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है उससे आप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं। इस विरियल थ्योरम, इसको कहते हैं विरियल थ्योरम। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे इस क्वेश्चन में आप आसानी से ऐसे ही कर सकते थे, ये ग्रेविटेशन को मान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर ऑफ द सन इज डबल्ड, द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ विल बी इंक्रीज्ड बाय व्हिच फैक्टर। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। वो रेडिएशन के बारे में कहता है कि जो रेडिएटिव एनर्जी है, ये कोई सिस्टम है, ये चारों डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो जो रेडिएटिव एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होता है T⁴ का, ये लॉ है। जो एनर्जी निकल रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, वो T⁴ है। तो यहाँ पर धरती हमारा है, यहाँ पर हमारा धरती है, यहाँ से लाइट आ रहा है, हर एक जगह से जा रहा है, तो जो भी धरती को एब्जॉर्ब करना है ये तो कांस्टेंट है, जो पार्ट इसको एब्जॉर्ब करेगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेडिएशन जो आ रहा है यहाँ पर वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, तो T का प्रोपोर्शनल 4 है, 4 हो जाएगा। तो यदि हमने इसे डबल कर दिया तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, मैंने 16 टाइम, 2 दूनी 4 दूनी 8 में 16, 16 टाइम। या ऐसे बना लीजिए। अभी कितना आ रहा है, अभी जब डबल करने के बाद कितना आएगा, सिग्मा प्राइम। अभी कितना है सिग्मा, प्रोपोर्शनलिटी साइन चला जाएगा क्योंकि मैंने रेशियो ले लिया। ये T का पावर 4, अभी कितना टेम्परेचर है T, बोला कि डबल हो जाएगा, नहीं अभी यहाँ पर डबल हो गया है। शुरू में T का पावर 4 है, अभी डबल हो गया, उसका पावर 4 है 16। तो सिग्मा प्राइम जो है सिग्मा टाइम्स 16,
शुरू में जो आ रहा था इसको 0 कह सकते हैं, शुरू में 16 टाइम्स। तो ये काफ़ी आसान है, बस इसको देखिए। सिग्मा जो है प्रोपोर्शनल है T⁴ का, क्वाड्रुपल हो जाएगा। यदि डबल किए तो क्वाड्रुपल, उसका 4 गुना हो जाएगा। हाफ करेंगे तो 1/2⁴, सो 1/16 हो जाएगा ऐसे। तो ये इस तरह से बन जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन स्पेसिफिक हीट से है। इफ द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा, ये गामा है Cp/Cv। The change in internal energy of a mass of gas when the volume is changed from V to V2, ये कितना होगा? वॉल्यूम जो है V2 टू भी चेंज कर दिया, प्रेशर है कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम को डबल कर दिया, और ये है आपका रेशियो स्पेसिफिक हीट का। तो जितना इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, हम एक एडियाबैटिक प्रोसेस को कंसीडर करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस कंसीडर किए और वॉल्यूम को चेंज कर दिया हमने टू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर जो है सो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं। जो भी हीट दिया जा रहा है उसको दो काम करेगा, एक एनर्जी इंक्रीज करेगा और दूसरा कुछ वर्क डन करेगा। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में ये 0 होता है, हीट नहीं देते। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे ही काम करता है, अगर हीट दिए वो अपना काम करता है। तो ये हमें फायदा हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमें हीट नहीं देना पड़ रहा है। अब उसके बाद जो भी एनर्जी में चेंज आएगा वो कौन करेगा, ये दोनों मिलकर करेंगे। तो एनर्जी में चेंज कितना आया, -ΔW। सिस्टम जो काम कर रहा है उसका निगेटिव, मैं जो सिस्टम पर काम कर रहा हूँ वही एनर्जी चेंज कर रहा है। और सिस्टम कितना काम करता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, वो होता है P1V1 - P2V2 डिवाइडेड बाय गामा-1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस कुछ रिवर्स कर देगा, P2V2 - P1V1 बाय गामा-1, इतना ही चेंज होगा। अब P2 P1 दोनों तो सेम है इस केस में, क्योंकि उसने कहा प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम शुरू में V, सेकेंड टाइम 2V। ये P शुरू में, P तो हर जगह सेम है, वॉल्यूम शुरू में V और यहाँ पर 2V, तो 2V - P 1PV, तो हो गया PV बाय गामा-1। ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, PV बाय गामा-1। ऑप्शन नंबर 3। आप इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते थे। वो मेथड क्या है, उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि ये डेल U कितना होता है। ये होता है कुछ जो भी मास है उसका स्पेसिफिक हीट टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि ये डिफाइन कैसे करते हैं, CV स्पेसिफिक हीट है तो डिफाइन इसको करते हैं पर यूनिट मास, जो इसका टेम्परेचर चेंज होगा जो भी एट कांस्टेंट है। तो यहां से इसका एनर्जी में जो चेंज होगा वो हमें पता चल जाता है। ये CV है, CV है कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो वैल्यू है स्पेसिफिक हीट का, मास से मल्टीप्लाई किए और जो टेम्परेचर में चेंज आया। CV ये कितना हो गया, T2 - T1, और साथ में इधर हम जो है इसको अलग कर दिए, ये CV का वैल्यू कितना होता है वो भी निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि Cp - CV ये होता है R/m। ये स्पेसिफिक हीट है, मोलर हीट नहीं। यदि मोलर हीट होता तो Sp - Sp वो R होता, वहीं से मैंने निकाला है इसे कि मोलर हीट से स्पेसिफिक हीट कर दिया है। ये मोलर हीट है 1/n
dq by dt एट कांस्टेंट प्रेशर। n को लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट dq by dt, और यहाँ से ये जो टोटल है ये हो गया cp। तो ये मोलर जो स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टाइम्स मास है, इसलिए cp को हमने sp by m लिखा है, और sp माइनस sp जो r होता है इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं। और cp by cv जो है वो r वो गामा है। ये दोनों को यदि हम इसमें रखें, यहाँ पर रख देते हैं, तो cv गामा माइनस 1 इक्वल टू r by m आता है। जस्ट इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, cp के जगह पर गामा टाइम्स cv लिखे, cv दोनों जगह है, बाहर ले लिए, गामा माइनस 1 r by m आ गया। तो cv जो है सो r by m गामा माइनस 1, cp पता होगा, इसको यहाँ लिख देते हैं m, cv कितना हुआ r by कैपिटल M गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, m बाय कैपिटल M, ये m मास है और ये कैपिटल M मोलिकुलर वेट है, इसका रेशियो को हम मोल कहते हैं। nr नीचे में गामा माइनस 1 है, T2 माइनस T1 है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब गैस लॉ में देखिए क्या होता है, PV इक्वल टू nRT होता है, गैस लॉ है। तो nRT2 क्या हो गया P2 V2, nRT1 क्या हो गया P1 V1। ये तो बिल्कुल वही आ गया जो शुरू में किए थे यहाँ पर, और सब दोनों का वैल्यू रख दीजिए। P सेम है, V2 डबल है, तो डबल में से एक कम कर दिया, एक बचा बाय गामा माइनस 1। आप ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स Cp by Cv इज इक्वल टू गामा इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उसको n से डिनोट करता है। इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कितना होगा, गामा कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में। तो ये Cp by Cv जो है वो गामा है, और ये Sp by Sv भी गामा है। ये मोलर है हीट कैपेसिटी, और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। पर यूनिट मास है, ये पर यूनिट मोल है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। Sp माइनस Sv क्या होता है, ये R होता है, और Sp by Sv जो है वो गामा दिया है, जिसके जगह पर हम लिखते हैं गामा, Sp की जगह पर गामा टाइम्स Sv, जो पीछे कर रहे थे क्वेश्चन वही यहाँ पर भी। तो गामा माइनस 1 Sv इज इक्वल टू R। तो Sv का वैल्यू हमें पता हो गया R बाय गामा माइनस 1। अब हम चलते हैं इक्विपार्टीशन लॉ पर, कलर चेंज करते हैं। फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यहीं पर आता है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहीं पर आता है। वो कहता है कि फॉर ईच एंड एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम द एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज हाफ kBT। सो किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम में जो एनर्जी है वो फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kBT है, kBT। तो एनर्जी कितना हुआ हाफ kBT, ये एक डिग्री का हुआ, और यदि n डिग्री है तो यहाँ n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n by 2 kBT। ये तो एक मॉलिक्यूल का हुआ, कितना मॉलिक्यूल्स है, n मोल लेते हैं तो उसमें कितना मॉलिक्यूल्स आता है, n मोल, एक मोल में एवोगाड्रो नंबर, n मोल में इतना मॉलिक्यूल, तब ये जाके हुआ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितना हुआ फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kBT, n डिग्री मान लेते हैं तो n से मल्टीप्लाई हो गया, तो टोटल एक मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी हुआ 1 मॉलिक्यूल, और ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन n मोल। अब यहां से हम Sp निकालने की कोशिश करेंगे। Sp क्या होता है 1 by n du by dt एट कांस्टेंट। तो वही यहां से हम करने जा रहे हैं Sp, क्योंकि Sp में गामा है, Sp हो गया 1 by n
du/dt, तो 1/n, ये n खत्म हो गया। इसको लिख देते हैं एक बार में। इसको डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू t चला गया, n/2, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ये नंबर ऑफ मोल और ये नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दोनों सेम हो गया, तो इसको nm कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को, nm फॉर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। kb जो है उसको na से मल्टीप्लाई करते हैं, kb को na से, तो आता है r, मोलर गैस कांस्टेंट, तो हो गया r। t का तो डिफरेंशिएशन हो गया, चला गया, बचा nm, और कुछ बचा क्या, ये n/2 बच गया, यहाँ लिखे हैं kb टाइम्स na, r हो गया, t चला गया उधर और nm हो गया, ये nm खत्म हो गया और आया n/2r। तो sp कितना आया फाइनली, n/2r, n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, nm यहाँ पर लिखे थे नंबर ऑफ मोल्स, और sp का वैल्यू कितना है इधर देखिए, मैं यहाँ पर निकालूंगी, r/γ-n, n/2r, ये r चला गया, तो आ गया कितना, γ-1 इक्वल टू 2/n, इसको उलट दी तो इसको भी उलट दी, और यहां से गामा कितना आ गया, 1 + 2/n। कौन सा ऑप्शन है, 1 + 2/n, ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें क्या किए, हम चलते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं सिस्टम का। मानते हैं कि हमारा जो पास जो सिस्टम है वो कितना मोल है, nm मोल है, तो कितना मॉलिक्यूल होगा nm मोल में, एक मोल में Na, ये एवोगाड्रो नंबर है, उसका उतना नंबर होता है, तो nm मोल में nm टाइम्स Na मोल, Na इतना हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल के पास में जो एनर्जी होता है वो कितना होता है, फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kBt, फ्रॉम इक्विपार्टीशन लॉ। तो n यहाँ पर है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो n टाइम से मल्टीप्लाई हो गया, और sp निकालते हैं, ये मोलर हीट कैपेसिटी, वो क्या हो गया पर मोल, सेंस 1/n, ये जो एनर्जी है उसको डिफरेंशिएट करते हैं टेम्परेचर से, इसको डिफरेंशिएट किए तो टेम्परेचर खत्म हो गया, n/2 लिखे, ये kb टाइम्स na, r होता है, और क्या बचे, nm बचे, ये nm कट गया, बचा n/2r। अब sb का वैल्यू हमें गामा के टर्म में चाहिए, तो हमें पता है कि cp/cv गामा है, तो sp/sv भी गामा होगा, क्योंकि देखिए दोनों में क्या ये रेशियो है, तो पर यूनिट मास या पर यूनिट मोल, वो दोनों मोल कट जाएगा, यहाँ भी पर यूनिट मोल, यहाँ भी पर यूनिट मोल कट गया, यहाँ भी पर यूनिट मास कट गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर sp माइनस sp जो है सो r होता है, यहाँ से वैल्यू उठा के रख दी sp का, sp माइनस गामा, तो आ गया sp r/γ-1। तो sp जो है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का वैल्यू हमें पता है इन टर्म्स ऑफ गामा, और यहाँ पर हमें वही उसी का वैल्यू फिर पता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम n, ये तो ये दोनों हमें पता है, एक पता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में और दूसरा पता है गामा के टर्म में, दोनों की इक्वेट करते हैं या फिर वहाँ एक से का वैल्यू दूसरे में की जगह पर रख देते हैं, तो हमें रिलेशन मिल जाता है गामा और n में, इस तरह से इसको बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A hollow sphere is filled with water. It is hung by a long thread. ये स्फीयर है, hollow sphere, इसमें है और इस पूरा फिल कर दिया वाटर से। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर, यही L है। L होता है सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस, P टू सेंटर ऑफ मास, ये जो डिस्टेंस है P से सेंटर ऑफ मास का, ये सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ है। अब उसके बाद क्या किया,
एज द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द होल एट द बॉटम, बॉटम में होल कर दिया, इधर से पानी निकल रहा है, तो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, क्या होगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, 2π/L/G, 2π कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, तो T प्रोपोर्शनल हुआ √L का, L बढ़ेगा तो T बढ़ेगा, L घटेगा तो T घटेगा, यही से बताना है। अब क्या है कि ये जब ये वाटर इससे लीक करेगा तो वाटर का लेवल कुछ देर के बाद में कम हो जाएगा, मान लीजिए इतना हो गया, तो ये वाटर का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ हो गया, और ये जो होलो स्फीयर है उसका अपना एक सेंटर ऑफ मास है जो हमेशा ही रहेगा सेंटर पे, ये दोनों की वजह से जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ आएगा, नीचे आ गया, L बढ़ गया तो T, L जो है सो बढ़ गया शुरू में, तो T जो है वो भी बढ़ गया, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ गया। ऐसे करते करते ये नीचे उतरेगा, फिर वो पानी मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं है, ये सेंटर ऑफ मास पानी का और ये सेंटर ऑफ मास होलो सिलेंडर स्फीयर का, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं आएगा, वो डिपेंड करता है कि इसका मास कितना रहा पानी का, इसका कितना रहा। यदि ये होलो स्फीयर का मास ज़्यादा है तो उसकी तरफ थोड़ा झुक जाएगा, लेकिन जो भी होगा मान लीजिए जब पानी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तब सेंटर ऑफ मास फिर वापस यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है और ये जो है टाइम मान लीजिए, या फिर टाइम के साथ शुरू में सेंटर ऑफ मास कहीं पर कुछ वैल्यू है, यहाँ पर है, शुरू में बढ़ रहा है, सेंटर ऑफ मास L का वैल्यू क्या है वो ज़्यादा बेहतर है, सेंटर ऑफ मास कैसे कहें यहाँ से नीचे उतर रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे क्यों ना बनाए, तो समझ देंगे जी। सेंटर ऑफ मास शुरू में यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट, धीरे धीरे ये सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, यहाँ तक जो है पानी है, और उसके बाद में कहीं पर आके फिर ये ऊपर जाने लगेगा, तो टाइम के साथ ये ऐसे आएगा, और मुझे नहीं पता इसका बिहेवियर कैसा होगा, पैराबोला होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये एक मैक्सिमम पर आके वापस रिटर्न हो जाएगा और फिर कुछ देर के बाद में वहीं पहुंच जाएगा। जब पूरा का पूरा पानी खत्म हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास फिर वहीं हो गया, तो L का वैल्यू जो है वो पहले बढ़ेगा और फिर घट के उतना ही आ जाएगा जितना शुरू में था, तो T भी पहले बढ़ेगा और फिर बाद में घट के पुराना वाला हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, यही आंसर है आपका। ये मुझे नहीं पता कि कैसे, इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इसका शेप कैसा होगा, पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और ये भी जानने के लिए कि कब ये स्विच करेगा यहाँ से घटना, पहले तो बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद में कब ये जो है ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, ये डिपेंड करेगा इसका मास पर, ये जो होलो सिलेंडर है उसका मास पे। यदि मास बहुत ज़्यादा रहेगा तो ये बहुत जल्दी है जो है ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा, यदि मास बहुत कम रहेगा तो थोड़ा देर के बाद ये ऐसे करेगा, तो इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन अभी वहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया, आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि ये पहले इंक्रीज करेगा और तब डिक्रीज करेगा, कि पहले डिक्रीज करेगा और तब इंक्रीज करेगा, या हमेशा इंक्रीज करेगा। हमेशा इंक्रीज कैसे करेगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा नीचे तो नहीं जाते रहेगा, फाइनली यहाँ पर आएगा, जब पूरा पानी खत्म हो जाएगा तो ये क्या मास एकदम नहीं है इसका तो मास है, इसी मास की वजह से ऊपर आ रहा है, कि फाइनली सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया। डिक्रीज करेगा हमेशा, डिक्रीज कैसे करेगा, ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है, तो हमेशा नहीं इंक्रीज कर रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से फिर वापस आ गया यहाँ पर, यहाँ तक नहीं कहीं तक होगा, ये सेंटर ऑफ मास ऐसे आया और फिर वापस चला गया। कहाँ पर होगा वो डिपेंड करता है और डिटेल्स पर, इसका मास पर, पानी की डेंसिटी पर, इन सारी चीज़ों पर। तो खैर यही था आपका आंसर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।